पहले बात करेंगे चमोली से बड़ी खबर की, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कपाट बंद होने की तिथि 17 नवंबर रात 9:07 पर तय की गई है और 13 नवंबर से बद्री विशाल की वैदिक पंच पूजा शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट किस दिन बंद होंगे, इसकी तिथि और समय घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 17 नवंबर की तिथि घोषित की गई है। साथ ही साथ रात 9:07 पर बद्री विशाल के कपाट जो है वो शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं 13 नवंबर से बद्री विशाल की वैदिक पंच पूजा शुरू होगी। और हमारे संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। संजय, जानकारी चाहेंगे, चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है, बद्रीनाथ के लिए क्या घोषणा की गई है? दिव्या जी, देखिए, भू धाम श्री बद्रीनाथ जी के जो कपाट शीतकाल के लिए बंद होने हैं, वो आज जो है विजयदशमी के पर्व पर एक धार्मिक समारोह में जो इसकी घोषणा कर दी गई है। और ये तिथि जो है 17 नवंबर को 9:07 पे मिथुन लग्न पे भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि निश्चित हुई है। और इसके साथ ही जो वैदिक पंच पूजाएं शुरू होती है वो 13 नवंबर से शुरू हो जाएंगी और इसको लेके मंदिर प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। आज सुबह जो है बीकेटीसी के जो धर्माधिकारी हैं, कुमारी रावल और बीकेटीसी के अन्य अधिकारी समय मौजूद थे और विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद जो एक धार्मिक समारोह का आयोजन होता है, जिसके बाद धर्माधिकारी बद्रीनाथ ने पंचांग गणना के बाद ये तिथि निकाली है और सर्वसम्मति के बाद इस तिथि पे जो है सर्वसम्मति से घोषणा कर दी गई कि इस बार जो है शीतकाल के लिए भगवान बद्रीनाथ के कपाट और 17 तारीख को नवंबर के माह में लगभग 9:07 पे बंद कर दिए जाएंगे। और इसके बाद जो है मान्यता है कि इसके बाद जो मनुष्यों से जो पूजा का दायित्व है भगवान बद्री विशाल का, वो देवताओं के पास आ जाएगा। जी। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो क्या आंकड़ा अभी प्रशासन की ओर से जारी किया गया? अब तक कितने श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और 17 नवंबर तक क्या अनुमान जाहिर किया जा रहा है? दिव्या जी, देखिए, अकेले बद्री विशाल धाम के दर्शनों की बात की जाए तो लगभग यह आंकड़ा आज जो है 11 लाख का पार कर चुका है। कपाट खुलने से अब तक लगभग 11 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और प्रतिदिन 3 से 4 हजार श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और अभी पूरा 1 माह से अधिक का समय है और कार्तिक स्नान के लिए जो उत्तराखंड के कोने कोने से श्रद्धालु के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं, तो ये आंकड़ा जो है 11.5 लाख से 12 लाख तक के बीच जो है इस बार जाने का। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए संजय। बढ़ते आगे, बीआरओ ने 75 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित हुए। और आपको बता दें, कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इस मौके पर सीएम के साथ बीआरओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 बुनियादी ढांचा योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, जिसमें चमोली जनपद के सिमली ग्वालदा मोटर मार्ग पर बीआरओ की तरफ से नवनिर्मित 120 मीटर स्पैन मोटर पुल भी सम्मिलित रहा। वहीं मोटर पुल के लोकार्पण अवसर पर थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा, बीआरओ के कमांडेंट अंकुर महाजन, कमान अधिकारी मनोहर कुमार, ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़, यशपाल नेगी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक भूपाल राम टमटा ने मोटर पुल का
रिबन काटकर मोटर पुल को आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया है। वहीं बीआरओ के कमांडेंट अंकुर महाजन ने बताया कि सामरिक दृष्टि से इस पुल का महत्व है और इस मोटर पुल का निर्माण साल 2021 में प्रारंभ कर दिया गया था। 3 वर्षों में 16 करोड़ 25 लाख की लागत से बनकर ये मोटर पुल तैयार हुआ है और इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इस मार्ग नगर में 120 मीटर लंबे इस पुल का हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज उन्होंने देश को समर्पित किया है। मैं इस मौके पर अपने रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तराखंड के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज दशहरे का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। श्री राम ने विजय पाई थी आज। वहीं केदारनाथ विधानसभा में आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश प्रभारी ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें, ये पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों से फीडबैक लेंगे, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को हाईकमान तक भेजेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आगामी केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, जहाँ पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बड़ी जिम्मेदारियां पर्यवेक्षक के तौर पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को सौंपी है। आपको बता दें, ये दोनों ही पर्यवेक्षक केदारनाथ की जनता के बीच में जाएंगे और जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए फीडबैक मांगेंगे और जो फीडबैक के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी पर्यवेक्षकों द्वारा, उसे कमेटी जो है वो हाईकमान तक भेजेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन काफी महत्वपूर्ण इस प्रदेश के लिए है। वहीं इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। बढ़ते आगे, देहरादून में दशहरा पर परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दशहरा कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरीश डोरा ने बताया कि खेल मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। साथ ही इस बार हर बार की तरह भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। का दबाव बना क्या? इसमें 60 फीट, 55 फीट और 50 फीट, ये तीन इसकी जो हाइट है इन तीनों की। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। हमारे सभी सम्मानित विधायकगण जो देहरादून महानगर के हैं वो भी रहेंगे और हमारी बिरादरी के भी प्रमुख लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। तो आपको बता दें कि दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर भी परेड ग्राउंड में विजयदशमी के पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर रावण की मूर्ति लगाई गई है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण की ये जो मूर्तियां हैं उनका दहन किया जाएगा और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे। इस भव्य कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रशासन ने भी अपनी तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, जहां पर पूरे परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र को जीरो ट्रैफिक जोन घोषित कर दिया गया है और पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था की गई है। जो आम लोगों की पार्किंग है वो रेंजर्स ग्राउंड में की गई है। वहीं जो वीआईपी और अधिकारियों के लिए पार्किंग स्थल है वो दून क्लब में बनाया गया है।
तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और बड़ी संख्या में आम से लेकर खास सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ परेड ग्राउंड से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, इस वक्त क्या तस्वीरें परेड ग्राउंड में देखने को मिल रही है आज के भव्य आयोजन को लेकर? के परेड ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर आज दशहरा पर्व मनाया जाएगा। सामने आपको तस्वीरें दिखाऊं तो सामने आप ये पुतला देख रहे हैं, जिसमें कि रावण का पुतला बीच में बनाया गया है। उसके बगल में मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतले बनाए गए हैं। और इस बार जो पुतला बनाया गया है वो 65 फीट का पुतला रावण का बनाया गया है। वहीं मेघनाथ का 60 फीट का, कुंभकर्ण का 55 फीट, इस तरीके से पुतला जो है वो बनाए गए हैं। और यहाँ पर अभी अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो अभी से भी जो है पब्लिक यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है। और इस तरीके से लोगों में काफी खुशी का माहौल भी देखना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज के दिन को माना जाता है कि आज लोग बुराइयों को भुलाकर अच्छाइयां याद करते हैं। और लोगों में काफी खुशियों का माहौल भी देखने को मिल रहा है, काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दशहरे का पर्व को लेकर और आज शाम 6 बजे दशहरे का कार्यक्रम जो है यहाँ पर होगा और पुतला जो है वो दहन किया जाएगा। यहाँ पर सामने आपको दिखाऊं तो यहाँ लंका भी बनाई गई है। इस तरीके से पूरी तैयारी जो है यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उसका इंतजाम फिलहाल जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इधर जो है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी प्रोग्राम यहाँ पर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये इधर आपको दिखाऊं तो पब्लिक के लिए अलग से जगह बनाई गई है। यहाँ पर सामने बैरियर भी लगाए गए हैं ताकि जब पुतला दहन होगा तो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए। और कोई भी, क्योंकि बच्चे भी आते हैं, युवा भी आते हैं, तो कोई इस तरीके की घटना ना हो, तो ऐसे में उसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। परेड ग्राउंड के अंदर पार्किंग किसी भी वाहन का आना वर्जित है। और इसके साथ साथ ही बाहर जो है वो पार्किंग बनाई गई है, चाहे दून कलर की बात हो या अन्य जगहों पर इस तरीके से वैकल्पिक पार्किंग बनाई गई है जहां लोग अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं। और परेड ग्राउंड के चारों ओर का जो एरिया है उसे पूरा जीरो जोन रखा गया है ताकि किसी प्रकार का कोई भी जो है दिक्कत परेशानी किसी को ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था भी जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इस तरीके से पूरी तैयारियां की गई है और लोग अभी से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और ये जो दशहरे का पर्व है बड़ी ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है और इस बार भी जो है बड़ी धूमधाम से दशहरे का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि बड़ी संख्या में अरुण यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, ऐसे में कोई अप्रिय घटना न घटे, पुलिस फोर्स की तैनाती की अगर बात करें, पुलिस फोर्स की क्या संख्या यहाँ पर तैनात की गई है परेड ग्राउंड के आसपास? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए तो काफी जो है फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। अभी जो है पुलिस बल लगातार तैनात किया गया है। परेड ग्राउंड के चारों तरफ पुलिस इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि जब शाम का समय होगा, जब पुतला दहन का कार्यक्रम होगा, तो उस टाइम और भी अधिक फोर्स की तैनाती जो है यहाँ पर की जाएगी ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था को भी ठीक किया जा सके, सही तरीके से रखा जा सके। और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी जो है सुचारू रूप से चलाया जा सके, किसी की सुरक्षा में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए अधिक फोर्स शाम के समय भी जो है यहाँ पर लगाई जाएगी। और तमाम तरीके की तैयारियां जो है वो की गई है और खासतौर पर लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और परेड ग्राउंड के अगर चारों तरफ की बात की जाए तो बाजार जो है वो सजा हुआ है और लगातार जो है दुकानें लग चुकी है, खाने पीने की दुकानें यहाँ पर लग चुकी है। और मेला एक तरीके से जो है पूरा लग चुका है। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, बच्चे मेले से सामान भी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से दशहरे का पर्व पूरे ही धूमधाम से और बड़े ही खुशियों के साथ लोग जो है आज वो मनाने। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। ये पर्यवेक्षक जनता से फीडबैक लेंगे और कोई जिताऊ उम्मीदवार तलाशेंगे। अब इसी को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि केदारनाथ में उपचुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस भी अपनी तैयारी करेगी ही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक उतारे हैं जिससे कोई जिताऊ उम्मीदवार उन्हें मिले। हालांकि कांग्रेस केदारनाथ का उपचुनाव जीतने वाली नहीं है। देखिए, उपचुनाव निकट है और जल्दी होना है
निश्चित तौर पर कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि उनका इंटरनल मैटर है, वो पर्यवेक्षक भेज रहे होंगे, उसके बाद खंगालेंगे कौन उनको जीत के नज़दीक ले जा सकता है। जीतना तो उन्होंने है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वो भी अपनी एक्सरसाइज करेंगे। केदारनाथ आपदा को अब लगभग 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब केदारनाथ यात्रा भी अपने अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन केदारनाथ आपदा और यात्रा को लेकर विपक्ष अभी भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार ने पूरी तरह से केदारनाथ की उपेक्षा की है, क्योंकि जब आपदा का समय था तब मंत्री और मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार में व्यस्त थे और केदारनाथ यात्रा भी पूरी तरह ठप रही। उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केदारनाथ यात्रा में व्यापार आधा से ज्यादा बाहरी व्यक्तियों के हाथ में चला गया, लेकिन सरकार ने उस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये सबको पता है और केदारनाथ क्षेत्र की जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार ने उपेक्षा की है, आपदा पीड़ितों के बीच आप जो है उस समय थे नहीं जब उनको आपके मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की जरूरत थी। तब तो आपके मंत्री और मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में भाजपा के प्रचार में व्यस्त थे। जनता अपने स्तर पर जो है आपदा से लड़ती रही और जो व्यापार वहां का चौपट हुआ है स्थानीय व्यापारियों का, जो टेंट कॉलोनी केदारनाथ क्षेत्र में बनी है, उनमें बाहर के लोगों को आपने पूरी टेंट कॉलोनी आवृत की है। पूरे केदारनाथ रूट पे आप जाइए, स्थानीय व्यापारी कम और बाहर के व्यापारी आपको वहां पर ज्यादा मिलेंगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। वहीं हरिद्वार में कनखल के दिव्य योग मंदिर में योग गुरु स्वामी रामदेव और बालकृष्ण ने कन्या पूजन किया। इस दौरान योग गुरु और आचार्य ने लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। मौके पर योग गुरु रामदेव ने सोशल मीडिया पर वायरल खाने में थूकने और गंदगी फैलाने वाली वीडियो पर कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए। ऐसी घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु ऐसी घटनाओं पर मौन हो जाते हैं। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को, धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता। इससे इस्लाम, हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटना है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में जेल से पैरोल पर रिहा किए गए 550 से ज्यादा कैदी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। बताया गया कि कोरोना काल में जेल में जगह न होने की वजह से इन कैदियों को पैरोल पर भेजा गया था, लेकिन पैरोल खत्म होने के बाद भी ये कैदी जेल में वापस नहीं लौटे हैं। वहीं इन कैदियों में से कुछ गंभीर अपराध के आरोपी हैं। हालांकि पुलिस कैदियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इन कैदियों की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी, इसमें जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं। ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है और उसमें सारी पुलिस उनको जो है अभी तलाश कर रही है। ऐसे लोग जो फरार हैं, जो कोरोना काल के बाद जो है जिन्होंने वापसी नहीं हुई है, इनको जल्द ही जो है पुलिस